हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेट एन के में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आप लोगों को टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रक्त। बोलते हैं ब्लड। तो साथियों, जो रक्त है, रक्त की खोज सबसे पहले 1900 ईस्वी में एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की। और रक्त का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं? हीमोटोलॉजी। हीमोटोलॉजी जो रक्त का अध्ययन है क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी कहलाता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है। रक्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से? एक तो होता है रक्त का प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा कैसा है? एक हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा जो क्या है? रक्त में 60% भाग बनाता है। रक्त का 60% भाग बनाता है। और रक्त में प्लाज्मा 60% और इसमें जो पाया जाता है ये एक अजीवित पदार्थ होता है। ये जीवित नहीं होता है, ये होता है अजीवित। तो इसमें क्या पाया जाता है? जल। जल कितना पाया जाता है? 90%। दूसरे में कार्बनिक पदार्थ। कार्बन पदार्थ पाए जाते 8%। और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 2%। तो जो जो कार्बनिक है, तो कार्बनिक में पहले आती है प्रोटीन और दूसरे नंबर पे आती है वसा और तीसरे नंबर पे आती है शर्करा। इसी तरह से अकार्बनिक है। अकार्बनिक में क्या होता है? अकार्बनिक में NaCl, बस Mg और क्लोराइडस ये पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन, इसमें 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है साथियों। प्रोटीन में देखते हैं कौन कौन से प्रोटीन। फाइब्रोनोजन पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। तो जो फाइब्रोनोजन है ये किसमें होती है? ये थक्का जमाने में और स्पंदन में सहायक होती है। किसमें? थक्का जमाने में स्पंदन में सहायक।
और जो ग्लोबुलिन होती है ये किसमें होती है, ये प्रतिरक्षण में काम करती है, प्रतिरक्षण में सहायक। और ये एल्बुमिन होती है वो किसमें किसमें सहायक होती है, जो एल्बुमिन होती है वो होती है संतुलन बनाने में सहायक, संतुलन में सहायक। ठीक है, तो ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन ये 3 तरह की पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में आपने टॉपिक पढ़ा, अब हम बात करते हैं किसकी, कणिकाओं के बारे में। इसी तरह से आप कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो साथियों प्लाज्मा 60% भाग बनाता है। ये एक क्षारी, हल्के स्वाद में नमकीन और हल्के पीले रंग का, और 60% भाग रक्त का बनाता है, 90% जल और कार्बनिक 8% और अकार्बनिक 2% भाग ये बनाता है। और प्रोटीन फाइब्रोनोजिन ग्लोबुलिन एल्बुमिन जो थक्का जमाने में, प्रतिरक्षण में और संतुलन में सहायक है। अब बात करते हैं कणिकाओं के बारे में, देखेंगे कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे साथियों। कणिकाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कणिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। और दूसरे नंबर पे आती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरे नंबर पे आती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो देखेंगे साथियों जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइटस, एरिथ्रोसाइटस। और इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस। ठीक है, और इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटस, थ्रोम्बोसाइटस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इसे बोलते हैं आरबीसी, इसे आरबीसी के नाम से और जाना है, जानते हैं आरबीसी। और इसे क्या कहते हैं, इसे डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाओं। तो साथियों लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं ये 54 लाख प्रति घन मिमी रक्त में पाई जाती है। अगले देखते हैं इसमें, इनमें ये केंद्रक विहीन होती हैं। कैसे होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से इनका रंग, रक्त का रंग किस कारण कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, और ये केंद्रक विहीन पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है साथियों,
और इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, प्लेट के समान होता है। इस तरह से प्लेट के उभयाकार प्लेट के समान इनका आकार होता है। इसी तरह से अब हम किसके बारे में देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसमें ल्यूकोसाइट्स के बारे में तो साथियों ल्यूकोसाइट्स है, इनका जो जीवन काल है, जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है। सबसे पहले हम जीवन काल देखें तो जीवन काल इसमें होता है इनका 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन तक ये जीवित रहती हैं। और दूसरे नंबर पे ये कितना है, 5000 से लेकर के 9000 प्रति क्यूबिक रक्त में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन, 1 से 9 से प्रति क्यूबिक। और ये इनकी कमी से और इनकी कमी से जब इनकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ल्यूकेरिया नामक रोग हो जाता है। और जब इनकी मात्रा जब शरीर में कम हो जाती है, यानी लाल उदर कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, तो इसमें कौन सा होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। इसी तरह से ये प्लेटलेट्स हैं, तो प्लेटलेट्स की भी बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। प्लेटलेट्स जब प्लेटें गिर जाती हैं तो प्लेट गिरने पर बहुत सारी बीमारियां भी आपको, जैसे डेंगू मच्छर के काटने पर, तो जब डेंगू मच्छर काट लेता है तो कौन सा प्लेटें कम होती हैं, ये प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, नहीं ये 2 प्रकार की होती हैं, सॉरी 2 प्रकार की क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। देखेंगे श्वेत रुधिर कणिका। ये श्वेत रुधिर कणिका कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ग्रेन्युलोसाइटस और अग्रेन्युलोसाइटस। ग्रेन्युलोसाइटस और अग्रेन्युलोसाइटस तो देखेंगे इनकी संख्या होती है 3। जो ग्रेन्युलोसाइटस होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से होती है, देखेंगे साथियों। ग्रेन्युलोसाइटस है, इनकी संख्या इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और तीसरे नंबर पे आती है न्यूट्रोफिल्स। कौन से, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है साथियों। अब इओसिनोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स के बारे में और न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या क्या बनता है कि जो इओसिनोफिल्स है ये किसमें सहायक होते हैं, ये होते हैं किसमें, प्रतिरक्षण में सहायक। ये प्रतिरक्षण में सहायक। और ये होते जो बेसोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मास्ट कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कौन सी, मास्ट कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कोशिकाएं होती हैं जो बेसोफिल्स जो मस्ट कोशिका को प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये क्या कहती है, बैक्टीरिया 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 को खत्म करती हैं। जैसे हमारे शरीर में कभी किसी वक्त बैक्टीरिया है, वो अंदर चला गया, या भोजन के साथ चला गया, या सांस के सारे चले, तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, वो क्या कर देती हैं, उसका भक्षण कर लेती हैं। इसी तरह से जो जो ऑर्गेनोल कोशिकाएं होती हैं, ऑर्गेनोल, तो ये भी कितने भाग पाए जाते हैं, इसके भी 2 भाग पाए जाते हैं। देखें साथियों कौन कौन से भाग हैं इसके। इसके होते हैं लिम्फोसाइटस, एक होते हैं लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस, और दूसरे नंबर पर मोनोसाइटस, मोनोसाइटस। तो जो लिम्फोसाइटस है, ये किसमें सहायक होते हैं, ये लिम्फोसाइटस होते हैं, तो साथियों ये क्या है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। और ये मोनोसाइटस हैं, ये भी क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को मारती हैं, बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। तो साथियों इस तरह से ये मैंने चार्ट के माध्यम से और एक एक पॉइंट को लेकर के मैंने समझाया है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो रक्त के संबंध में पूछा जाता है, तो इसी से संबंध में पूछा जाता है साथियों। अब जो बात करते हैं कि ये जो रक्त है, रक्त की खोज किसने की, रक्त की खोज की थी स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन जो रक्त परिसंचरण की खोज की थी, तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे ने। परिसंचरण की खोज किसने, विलियम हार्वे। अब हम बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, लेकिन ये रक्त बनता कहाँ है। तो रक्त बनता है, और रक्त बनने के बाद इसे किसे, इसके रक्त की कब्रगाह किसे कहा गया है, तो रक्त की कब्रगाह, रक्त की जो कब्रगाह है वो कहा गया है प्लीहा। प्लीहा। और प्लीहा में ही रक्त क्या होता है, स्टोर होता है। ये जो यहाँ पे पाया जाता है जिसे हम उदर बोलते हैं, उदर के पास में ये प्लीहा है, तो इसे प्लीहा को वही रक्त की कब्रगाह कहते हैं, और इसी में ही ये रक्त क्या ऐसा होता है, ये स्टोर रहता है। और जो रक्त है बनता कहाँ से है, वो बनता है अस्थि मज्जा से। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा। तो साथियों रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये बच्चों में, क्योंकि अस्थि मज्जा वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है, तो ये वयस्क मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में, तो बच्चों में जो रक्त पाया जाता है वो भ्रूण में, जब बच्चा 1 से 9 महीने के बीच में होता है तो वो भ्रूण बनता है, तो भ्रूण में ही उसका जो रक्त का है वो निर्माण होता है, क्योंकि उसमें हड्डियां होती हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम होती हैं बच्चों की, तो उसमें ये रक्त नहीं बनता है। तो उसमें ही रक्त का निर्माण किसमें, एक बार प्रश्न पूछा भी गया था, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि भ्रूण के अंदर ही, भ्रूण में ही रक्त बनता है बच्चों में भ्रूण, ठीक है। और वयस्क में किसमें बनना है, अस्थि मज्जा बनना है। तो साथियों ये हमारा टॉपिक आज रक्त का
टॉपिक था, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।